बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने मोनोपोली का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम टॉपिक्स रिलेटेड टू ओलिगोपोली। ओलिगोपोली है क्या, डिस्कस करते हैं। ओलिगोपोली की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। एन इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय फ्यू लार्ज सप्लायर्स। कहता है जो ओलिगोपोली वो होगी जो कि कुछ इंडस्ट्री डोमिनेटेड होंगे। डोमिनेटेड का मतलब होगा कि ये मार्केट में वैल्यूएबल होंगे, इनकी मार्केट में वैल्यू होगी। बाय फ्यू लार्ज सेलर्स, ये तादाद में चंद होंगे, यानी कि ये चंद होंगे लेकिन लार्ज सप्लायर्स होंगे। लार्ज सप्लायर्स का मतलब है कि जो इनकी मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो है बहुत लार्ज होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें शेल पेट्रोल पंप की, या अगर हम टोटल पेट्रोल पंप की बात करें, तो देखें तादाद में जो हमारे पास जो ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो हमारे पास कंपनीज हैं, शेल हो गया, टोटल हो गया, इसके अलावा पीएसओ हो गया और एक दो और हो गए। अब ये तादाद में कम है लेकिन इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब टोटल पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, शेल पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है, और इन्होंने ये चंद हैं लेकिन इन्होंने पूरी की पूरी पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो ये मतलब है फ्यू फ्यू का मतलब है कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज हैं वो तादाद में कम है, लार्ज सप्लायर्स, लेकिन सप्लाई इनकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, करते क्या हैं, सेलिंग सिमिलर। ये सिमिलर गुड यानी कि होमोजीनियस गुड भी बेचते हैं, डिफरेंशिएटेड गुड और डिफरेंट गुड्स भी बेचते हैं। ठीक है, अगर आपको नज़र आए कि कुछ मार्केट प्लेयर यानी कि तादाद में कम हैं लेकिन उनके लार्ज बिजनेसेस हैं, वो सेम गुड या डिफरेंट गुड्स में डील करते हैं, इसका मतलब वो ओलिगोपोली क्रिएट इजीली कर सकते हैं और वो ओलिगोपोली की मार्केट होगी। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें एयरलाइन, तो एयरलाइन इंडस्ट्री में हमारे पास चंद एयरलाइंस हैं। ठीक है, हमारे पास पीआईए एयरलाइन हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एमरेट्स हो गया। ठीक है, और शाहीन एयरलाइन हो गया, एयर ब्लू हो गया, कतर एयरलाइन हो गया, उसके बाद टर्किश एयरलाइन हो गया, और इस तरह एक दो और एयरलाइंस होंगी। मीडिया इंडस्ट्री में अभी तो मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं, तो खैर अब इसकी एग्जांपल ओलिगोपोली में इतनी फिट बैठती नहीं है। इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल शुरू वाली एजेस में हमारे पास कुछ चैनल्स हुआ करते थे। ठीक है, वो जो चैनल्स थे वो ओलिगोपोली की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारे पास होंडा आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास टोयोटा आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास होंडाई आ गया। ठीक है, अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास सुजुकी आ गया। ठीक है, और अब पाकिस्तान में किया मोटर भी है। ठीक है, और इसके अलावा एक दो और ब्रांड्स हो गए। तो देखें उसके बाद हमारे पास गाड़ियों की गिनती खत्म हो जाती है। ठीक है, सेलुलर मोबाइल कंपनी में आईफोन आ गया, सैमसंग आ गया, ओप्पो आ गया, और इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, हम तो मुझे इतने नाम भी नहीं याद इनके, और रियलमी होता है एक, और बस दो तीन और होते होंगे। ठीक है जी, तो सेलफोन। बेवरेजेस की बात करें तो बेवरेजेस में हमारे पास दो शहजादे हैं। ठीक है, कोक और पेप्सी। तो बेवरेजेस में नॉर्मली जो फेमस है वो कोक है और पेप्सी है। ठीक है, और एक और है मरी ब्रीवर्स भी है। ठीक है, वो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाता है। तो ये दो तीन हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे तादाद में कम है, लेकिन अगर हम कोक और पेप्सी की बात करें तो पूरी की पूरी पाकिस्तान को उसने कैप्चर किया हुआ। होंडा, टोयोटा, हुंडई, सुजुकी, किया वगैरह अब ये तादाद में कम है लेकिन लार्ज बिजनेसेस हैं। अब होंडा के जो है लाहौर में इतने ज़्यादा शोरूम है, टोयोटा के लाहौर में इतने ज़्यादा शोरूम है। ठीक है जी, फीचर्स क्या, फर्दर ओलिगोपोली के बारे में पढ़ते हैं कि ओलिगोपोली में और कौन कौन से फीचर्स होंगे। नंबर वन, फ्यू सेलर। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये फ्यू सेलर्स होते हैं। अब इनकी क्या है, वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। फ्यू सेलर कहता है ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होंगे, तादाद में कम होंगे लेकिन उन लार्ज लार्ज बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी विद हाई कंसंट्रेशन रेशियो। कंसंट्रेशन रेशियो का मतलब होता है उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो शेयर चल रहा है वो टोटल पार्को का चल रहा है। ठीक है, टोटल पार्को का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम में शेयर चल रहा है। ठीक है, और फिर पीएसओ है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ठीक है, इसका भी शेयर बहुत ज़्यादा है। शेल पेट्रोल पंप, इसका भी शेयर अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये जो तीन कंपनीज हैं, टोटल पार्को, पीएसओ, शेल,
तो देखें तादाद में 3 है, लेकिन इन्होंने पूरे पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री को कैप्चर किया है, यानी कि ये मेजर हैं। इसके अलावा भी प्राइवेट भी हैं, गो भी आ गया पाकिस्तान में, एक अटक भी था, ठीक है जी, हास्कोल भी है, खैर अब तो हास्कोल के बुरे हालात हुए उन्हें, ठीक है। सेकंड, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड गुड्स। ओलिगोपोली में ये सेम गुड्स भी होती हैं, डिफरेंट गुड्स भी होते हैं। तो होमोजीनियस में राइस, शुगर, पेट्रोल, सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट जो है, लकी सीमेंट ले लें या आप मैपल लीफ ले लें, ठीक है, या आप डीजी डीजी सीमेंट ले लें, ठीक है। तो ये सारे सेम प्रोडक्ट है, होमोजीनियस है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड गुड्स की होमोजीनियस गुड में चलिए और बता देता हूँ। जैसे कि पेट्रोल है, अगर आप पीएफओ का पेट्रोल ले लें और टोटल का पेट्रोल डलवा लें इंशाल्लाह, तो पेट्रोल रिमेन पेट्रोल रहेगा, वो डिफरेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। कंपनी के चेंज होने से ऐसा नहीं होगा कि पेट्रोल चेंज हो जाएगा। अब मोबाइल फ़ोन एक डिफरेंट गुड्स है, क्योंकि हर एक कंपनी का मोबाइल फ़ोन अलग अलग होता है। कास्ट डिफरेंट गुड्स हैं, सिगरेट्स, गारमेंट, ये डिफरेंट गुड्स में आ जाते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म का मतलब है कि ओलिगोपोली में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक एरिया है, वहाँ पे 2 दुकानें हैं, ठीक है, शॉप 1 है और शॉप 2 है, ठीक है। अब शॉप 1 वाले ने क्या किया, आ, अपनी लाइटिंग बेहतरीन कर ली, यानी कि उसने यहाँ पर अपनी दुकान पर बेहतरीन से बल्ब लगाना शुरू कर दिए और यहाँ पे लाइटिंग बेहतरीन हो गई, ठीक है, यानी कि लाइटिंग बेहतरीन कर दी। अब शॉप 2 थी, फॉर एग्जांपल ये दोनों ग्रोसरी स्टोर्स हैं। अब शॉप 2 बड़ी उदास सी शॉप नज़र आ रही है, लाइटिंग कम, डिम लाइटिंग, और ये बेहतरीन जगमग लाइटिंग और बेहतरीन लाइटिंग है यहाँ पर। तो कस्टमर जो है वो शॉप 1 में जाना क्यों प्रेफर करेगा। अब क्योंकि शॉप 2 वाले ने शॉप 1 के ऊपर नज़र रखी हुई, यार ये मेरा कंपैटर कर क्या रहा है, तो उसने कहा यार इसने बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग कर ली है, अब ये वाला क्या करेगा, ये भी लाइटिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है नहीं। फिर शॉप 1 वाले ने क्या किया, अपना कूलिंग सिस्टम बेहतरीन कर लिया, ठीक है, एग्जॉस्ट लगा लिए, एसी शेसी लगा लिए। तो अब ये भी क्या करेगा, इसने भी लाइटिंग के ऊपर काम कर लिया, इसने कूलिंग के ऊपर काम किया, इसने भी कूलिंग के ऊपर काम कर लिया, ठीक है। यानी कि जो शॉप 1 वाला कह रहा है शॉप 2 उसको फॉलो करी जाना। फिर क्या किया, शॉप 1 वाले ने क्या किया, बेहतरीन सा एक उसने एंट्रेंस डोर बनाया, यानी कि जो एंट्रेंस डोर बनाया वो उसने शीशे का बनाया, ठीक है जी। तो शॉप 2 वाले ने भी एंट्रेंस डोर अपने शीशे का बना लिया। तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, यानी कि जो एक फर्म है वो दूसरी फर्म की स्ट्रैटेजीज, उस पॉलिसी के ऊपर नजर रखी होती है, जैसे वो बिहेव करती है शॉप 2 वाला, यानी कि कंपैटिटर भी अपने कंपैटिटर के मुकाबले में बिहेव करता जा रहा होता है, ठीक है जी। तो ये तो पॉलिसीज़ में और प्रोसीजर में और शॉप के स्ट्रक्चर के हवाले से ये फॉलो कर रहा था ना। ये इतने इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे की प्राइस को भी फॉलो कर रहे होते हैं कि क्या शॉप 1 वाले ने प्राइस बढ़ा दी तो अब इसके पास भी ऑप्शन है, ये भी प्राइस बढ़ा सकता है। शॉप 1 वाले ने प्राइस कम कर दी तो अब इसके पास भी ऑप्शन, ये भी क्या करेगा, प्राइस कम करने की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। अच्छा जी, मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट। ओलिगोपोली में क्योंकि फर्म इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये जो शॉप 1 है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, शॉप 1 है, अब ये भी सीमेंट बेचती है, ये भी सीमेंट इंडस्ट्री है, और शॉप 2 है, ये भी सीमेंट इंडस्ट्री है। अब दोनों बेच तो सीमेंट रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा कस्टमर किसका सीमेंट खरीदे, मान ले कि एक मैपल लीफ वाला है, एक मैपल लीफ वाला और एक डीजी सीमेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हर कोई अपना अपना सीमेंट बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करेगा, ठीक है। तो जो ओलिगोपोलिस होते हैं ये एडवर्टीजमेंट कर करके अपने कस्टमर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ वन, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर। ओलिगोपोली की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, यहाँ पे जो डिमांड कर्व है इनडिटर्मिनेट नहीं होती। जैसे कि मुझे पता है परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होती है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है,
यानी कि मोर इलास्टिक होती है, ये ए आर होता है और ये एम आर होता है, ठीक है। और मोनोपली में यही थोड़ी सी इनइलास्टिक होती है, ए आर होता है और ये एम आर होता है। जबकि ओलिगोपली में डिमांड कर्व स्पेसिफिक नहीं होती। ओलिगोपली की जो डिमांड कर्व होती है वो इलास्टिक भी होती है और उसके बाद ये इन इलास्टिक भी होती है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको आने वाले लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। हैवी बैरियर फॉर एंट्री, जो ओलिगोपलिस्ट होते हैं वो अगर आपस में मिल जाए, फॉर एग्जांपल ये पार्को, पीएसओ, शेल, ये तीनों के तीनों मिल जाएं, तो देखें ये मैक्सिमम पेट्रोल का शेयर जो है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का मैक्सिमम शेयर इनके पास है। अगर ये तीनों मिल जाएं तो आराम से ओलिगोपली क्रिएट करके, बैरियर क्रिएट करके किसी फोर्थ पर्सन को मार्केट से इजीली आउट कर सकते हैं। ओलिगोपलिस्ट कैसे बैरियर लगाएंगे? पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट जो होता है, अगर आपके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई सीक्रेट रेसिपी है और कोई आपकी रेसिपी को चोरी ना कर ले, आपको डर, जैसे पेप्सी वाले ने कहा कि कोई हमारी पेप्सी की रेसिपी चोरी कर लेगा तो वो भी डुप्लीकेट पेप्सी बना लेगा, तो पेप्सी वालों ने पेटेंट ले लिया। यानी कि कोई भी अगर सॉफ्ट ड्रिंक बनाएगा और पता चल गया तो पेप्सी के पैटर्न पर बनी हुई है, तो पेप्सी वाले केस कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। सेम इधर के कॉपीराइट है, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर अगर आप किसी की वीडियो को चोरी करके, कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। यानी कि यूट्यूब ये कहता है भाई ये तो आपकी वीडियो है ही नहीं है, ये तो आप किसी और की वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं, तो ये कॉपीराइट्स क्लेम आ जाते हैं। तो अगर कॉपीराइट है तो कोई हमारा बिजनेस कर सकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है, और वो मेडिसिन का कॉपीराइट मेरे पास है, पेटेंट मेरे पास है। अगर वो कोई और मेडिसिन बनाएगा विदाउट लाइसेंस तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा, कहूंगा भाई ये मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला तो मेरे पास है, कॉपीराइट पेटेंट तो मेरे पास है, तुम ये कैसे बना सकते हो? तो फौरन से जो फार्मास्यूटिकल काउंसिल होगा वो क्या कर देगा, उसके बिजनेस को सीज कर देगा। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल। कहता है कि मोनोपोली का बैरियर ये भी है कि मोनोपोली में जो बिजनेसेस नॉर्मली होते हैं, हमने पढ़ा था वो लार्ज फर्म्स होती है ना, लार्ज फर्म्स होती हैं। जैसे कि टोटल की बात कर लें, पीएसओ। अब देखें कि पेट्रोल पंप ओपन करना और इतने शहरों में ओपन करना और बड़े बड़े उसके गोडाउन होना और रिफाइनरी मिल्स तक एक्सेस होना, तो इसके लिए लार्ज कैपिटल चाहिए। तो लार्ज कैपिटल होने की वजह से कोई आम बंदा इनका मुकाबला कर नहीं सकता। कंट्रोल ओवर इसेंशियल इनपुट, ये तो मोनोपोली की बैरियर की तरह है। अगर रॉ मटेरियल का कंट्रोल ही मेरे पास है, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल सारा का सारा जंगल है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, तो मैं तो खुद तो फर्नीचर का कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और को फर्नीचर का कारोबार नहीं करा के दे सकता या स्टार्ट नहीं होने दे सकता। क्यों? उसको फर्नीचर का कारोबार शुरू करने के लिए लकड़ियां मुझसे खरीदनी पड़ेंगी और मैं उसको सेल करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इनपुट का कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है। तो ये बैरियर लगा के क्या करता है मोनोपोलिस्ट, आराम से उनसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है बैरियर लगाकर लॉन्ग रन में, ठीक है। अच्छा जी, पेटेंट और कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट पर हो गया। लार्ज कैपिटल हमें चाहिए होता है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर ये पेट्रोल पंप की बात करें, टोटल की बात करें, तो पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल के पंप होना, रिफाइनरी मिल्स की एक्सेस होना और वहाँ से अपने पेट्रोल को रिफाइन करवाना और कंटेनर, तो लार्ज कैपिटल चाहिए होता है। तो इसी तरह अगर इसेंशियल इनपुट के बजाय, तो मोनोपोली वाला ही फीचर है, जो कि एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूँ तो फॉरेस्ट मेरा क्या मेरे पास है, तो मैं फर्नीचर का कारोबार कर रहा हूँ, तो अगर कोई और बंदा फर्नीचर का कारोबार कर रहा है तो ऑब्वियस बात है उसको लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं तो उसको वुड्स दे ही नहीं रहा, क्योंकि सारे जंगलात के मालिक ही मैं हूँ, तो आराम से बैरियर क्रिएट हो रहा है। और बैरियर लगाकर फर्म क्या करता है, मोनोपोलिस्ट क्या करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। 7 पॉइंट में कह रहा है फर्म आर डिफरेंट इन साइज। कहता है यहाँ पे जो फर्म्स होगी वो डिफरेंट साइज की होंगी, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ फर्म, ओलिगोपोली में एक जैसी फर्म्स नहीं होंगी। सम फर्म में बी वेरी लार्ज, जो कि डोमिनेंट होंगी, एंड अदर फर्म में बी ऑफ स्मॉल साइज, जो कि स्मॉल साइज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, तो जो टोटल पार्को है और शेल है और पीएस, ये तीनों लार्ज हैं। इसके अलावा अगर हम अटक पेट्रोल पंप की बात करें या गो की बात करें या हास्कोल की बात करें, तो ये हजरात स्मॉल प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी इतनी नॉर्मली नहीं होती। मोबाइल इंडस्ट्री में बात कर सके तो आईफोन, सैमसंग, इनकी लार्ज मार्केट है।
टेक्नो मोबाइल हो गया, ठीक है, इस तरह कोई रियलमी हो गए, इनकी मार्केट स्मॉल है। नेक्स्ट देखते हैं, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। हाँ, कस्टमर कंज्यूमर इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट लैक डिटेल मार्केट इंफॉर्मेशन एंड आर and are susceptible to the market strategies of the supplier। कहता है कि ओलिगोपोली में ना कंज्यूमर के पास मार्केट इंफॉर्मेशन परफेक्ट कंपटीशन की तरह कंफर्म नहीं होती, कम होती है। एंड सस्केप्टिबल टू द मार्केट स्ट्रेटेजी ऑफ द सप्लायर, और जो कंज्यूमर है वो सप्लायर के बिहेवियर से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल शेल पियासो आपस में मिल गए, खैर इनकी तो प्राइसेस वैसे फिक्स होती है ना, चलें इसकी एग्जांपल इतनी शायद सूटेबल नहीं रहेगी, ये सही रहेगी। मतलब आईफोन प्लस सैमसंग दोनों आपस से मिल गए और दोनों ने मिलकर क्या किया, फैसला किया भाई हम तो कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करेंगे, आईफोन तो वैसे बड़ा हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो दोनों मिलके उनका हाई प्राइस चार्ज करेंगे। अब देखें इस कंज्यूमर के बिहेवियर से अच्छे खासे कंज्यूमर क्या हो गए, वो मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। और जब आईफोन सैमसंग ने आपस में मिल गए, ऑब्वियस बात है आपस में मिलके ये क्या करेंगे, प्राइसेस जो है वो अपनी फेवर में डिसाइड कर लेंगे। ऑब्वियस बात है ये भी कंज्यूमर के हक में बात नहीं जाएगी, ठीक है। तो लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को ओलिगोपोली की मार्केट का अपना कंफर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें जो फ्यू सेलर्स होते हैं जब चाहें आपस में एक हो जाते हैं और एक होकर अपने हक में क्या करेंगे, जिससे प्रोड्यूसर को फायदा हो वो प्राइस सेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज आ जाती हैं। अच्छा, ओलिगोपोलीज में दो तरह की टाइप्स है, एक को क्लूसिव ओलिगोपोली कहते हैं और इस क्लूसिव ओलिगोपोली को क्लूजन भी कहते हैं और कार्टेल या प्राइस कार्टेल भी कहते हैं, और नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली को किंग डिमांड कर भी कहते हैं, और ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्लूसिव ओलिगोपोली क्या है। क्लूसिव ओलिगोपोली में क्या करते हैं, जो फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू ओलिगोपोलिस्ट होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक कार्टेल बना लेते हैं, यानी कि मिलकर इस कार्टेल का मतलब एक यूनियन बना लेते हैं। जब वो यूनियन बना लेते हैं तो अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, मार्केट को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो दुनिया में सबसे पहले जो कार्टेल बना था वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ओपेक ने बनाया था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी ने ओपेक बनाया था। ये जो ओपेक बना था, ये जो ओपेक बना था ये इराक के शहर, इराक का जो कैपिटल है बगदाद में इसका हेड ऑफिस है ओपेक का, इराक के शहर बगदाद में। तो ये 5 ममालिक ने ओपेक स्टार्ट किया था, ठीक है, और फिर आस्ता आस्ता उसके अंदर बाकी ममालिक भी आते रहे और ये ओपेक का जो एरिया है वो बड़ा होता गया। और जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब है, और वेनेजुएला, ये यूरोपियन कंट्रीज है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है। खैर ये इंफॉर्मेशन इतनी कंक्रीट नहीं है, और क्योंकि जब बना ही हेड ऑफिस इराक में था, तो यहाँ पे देखें इराक को तो मिस कर दिया, तो यहाँ पे इराक भी है और ईरान भी था और कुवैत, ठीक है। तो 1 2 3 सऊदी अरेबिया 4 और वेनेजुएला 5, ये 5 ममालिक ने स्टार्ट किया था, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। इन 5 हजरात ने क्या किया था, ये ओपेक स्टार्ट किया था। फिर यूएई और कॉन्गो हजरात बाद में आए थे, ठीक है। अच्छा, अब ओलिगोपोली का मॉडल वर्क कैसे करता है। ओलिगोपोली को ना नॉर्मली इलीगल कंसीडर किया जा रहा था फ्यू कंट्रीज में, वो इस वजह से कंसीडर किया जा रहा था क्योंकि ओलिगोपोलिस में फ़ायदा चंद लोगों का होता है, ठीक है, यानी कि जो चंद सेलर्स होंगे वो कार्टेल क्रिएट करके अपने फ़ायदे के लिए मार्केट को चलाएंगे। तो यहाँ पे तो ओलिगोपोली के मार्केट में फ़ायदा चंद लोगों को होता है जबकि नुकसान ज़्यादा लोगों को होता है। दैट्स वाई ये इलीगल होता है सम कंट्रीज़ में, ठीक है, इसको पसंद नहीं किया जाता कार्टेल। और अगर हम कार्टेल की डायग्राम की बात करें, अच्छा डायग्राम से पहले जरा ये पैरा पढ़ लेते हैं। कहता है एज प्राइस अंडर ओलिगोपोली आर हाईली डायनेमिक एंड अनप्रिडिक्टेबल। कहता है ओलिगोपोली में ना जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं
और प्रेडिक्टेबल नहीं होती, यानी कि उनको प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। फर्म्स ऑफन एस्टैब्लिश अक्लूसिव एग्रीमेंट। फर्म्स कहते हैं कि यार ये आए दिन जो प्राइसेस ना कम ज़्यादा होती रहती हैं, तो ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो फर्म क्या करते हैं, एक प्राइस तय कर लेते हैं, और इस एक प्राइस तय करने को कार्टेल कहते हैं, और इसी को तो क्लूसिव ओलिगोपोली कहते हैं, सिंगल प्राइस तय करना। अच्छा, ऑल्दो एट प्रेजेंट सच क्लूजन और प्राइस कार्टेल आर इलीगल इन सम कंट्रीज, लेकिन कुछ कंट्रीज का मानना है कि ये इलीगल है, तुम ऐसा कर नहीं सकते। ये इसकी रीजन बताऊंगा इलीगल क्यों कहते हैं, इसको क्यों इलीगल कहते हैं, इंशाल्लाह ये डायग्राम से वो क्लियर होगा। अच्छा, कुछ फर्म्स कहती हैं कि यार मजबूरी है हमारी कार्टेल करना। फ्यू फर्म्स कंसीडर सच एग्रीमेंट एज नीड ऑफ और। कुछ ममालिक ये कहते हैं कि हमें ना कार्टेल की जरूरी था क्योंकि हमारे वक्त की जरूरत थी, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। आए दिन प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हमने क्या किया, प्राइसेस को तय कर लिया। ठीक है, अगर हम डायग्राम की बात करें क्लूसिव ओलिगोपोली में, तो क्लूसिव ओलिगोपोली में ये हमारे पास सप्लाई कर्व बन गई, ठीक है, और ये हमारे पास डिमांड कर्व बन। अगर सप्लाई और डिमांड से क्या बनती है, मार्केट बनती है। इसका मतलब अगर एक्चुअल मार्केट के सप्लाई और एक्चुअल मार्केट की डिमांड को देखा जाए, तो ये एक्चुअल मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा। इसका मतलब मार्केट में जो क्वांटिटी की जरूरत है ना, फॉर एग्जांपल वो 100 यूनिट की जरूरत है। अब ओलिगोपोलिस क्या करेगा, ओलिगोपोलिस ये करेगा, मार्केट में सप्लाई कम लेकर आएगा, मार्केट में सप्लाई कम लेकर आएगा। अब चेक करें, मार्केट में इस वक्त मुझे कितने यूनिट की जरूरत है, मार्केट में इस वक्त मुझे 100 यूनिट की जरूरत है। तो ओलिगोपोलिस क्या करेगा, 100 यूनिट नहीं लेकर आएगा, बल्कि 100 से कम लेकर आएगा। फॉर एग्जांपल वो 80 यूनिट ले आएगा। ऑब्वियस बात है, जब यूनिट कम लेकर आएगा, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। जब शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ से प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ओलिगोपोलिस क्या करते, क्या है, ये कार्टेल क्रिएट करते हैं। कार्टेल में क्या करते हैं, सारों के हिस्से तय कर देते हैं कि भाई तुमने ना सप्लाई कम रखनी है, तो ओवरऑल सप्लाई मार्केट से कम रहती है। इसका मतलब मार्केट में जो सप्लाई है और डिमांड है वो 100 है, जबकि हम सप्लाई सिर्फ 80 लेकर आ रहे हैं, 20 से मार्केट शॉर्टेज पे चल रही है। अगर मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, तो ऑब्वियस बात है चीज़ों की कीमतें इंक्रीज होना, प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और ओलिगोपोलिस यही चाहते हैं कि हम कार्टेल करें और प्राइसेस, हायर प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करें, ताकि हमें बेनिफिट ज्यादा हो। ठीक है जी, तो ये ओलिगोपोलिस की डायग्राम थी कार्टेल की। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा अगर कार्टेल क्रिएट करना है, तो मुंह चुके कार्टेल क्रिएट नहीं होगा। तो कार्टेल को क्रिएट करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन पूरी होंगी, तो प्राइस कार्टेल जो है वो फर्म आपस में कर सकती है, और अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, तो कार्टेल क्रिएट नहीं होगा। नंबर 1, ओनली वेरी फ्यू सेलर आर ऑपरेटिंग विच आर वेल नोन टू ईच अदर। कहता कार्टेल उनके दरमियान होगा, ओनली वेरी फ्यू फर्म्स, यानी कि ये चंद फर्म्स होंगी जो आपस में क्या करेंगी, इंक्लूजन कार्टेल क्रिएट करेंगी, वेल नोन टू ईच अदर। इसका मतलब वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलें ये बात एग्जाम्पल आगे दूंगा। दे आर ओपन विद ईच अदर रिगार्डिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मेथड। कहता कॉस्ट और प्रोडक्शन मेथड दोनों को एक दूसरे के पता होने चाहिए, ठीक है, तो ही कार्टेल क्रिएट होगा। अब एग्जाम्पल से इंशाल्लाह ये सारी पॉइंट्स कवर कर दूंगा। देयर इज अ डोमिनेंट फर्म, वो डोमिनेंट फर्म होनी चाहिए, यानी कि उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। डोमिनेंट फर्म में हम बात कर लेते हैं पेट्रोल की, टोटल की, पीएसओ की और शेल की, ये डोमिनेंट फर्म्स हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे कि टोयोटा हो गया, और वहाँ से हमारे पास होंडा हो गया, ठीक है, और सुजुकी हो गया, ठीक है, ये डोमिनेंट फर्म्स हैं। और प्रोडक्शन टेक्निक एंड कॉस्ट ऑफ ऑल फर्म आर सिमिलर। कहता है हर एक फर्म की प्रोडक्शन टेक्निक और कॉस्ट एक जैसी होनी चाहिए, ताकि कोई ये ना कि भाई मेरी कॉस्ट कम आ रही है चलो प्राइस कम रखते हैं, एक कह रहा भाई मेरी कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है तो भाई प्राइस ज्यादा रखते हैं। ठीक है जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कार्टेल तब इफेक्टिव होगा जब हमारे पास जो डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। तो अगर डिमांड इन इलास्टिक है, तो ही कार्टेल क्रिएट होगा, अदरवाइज कार्टेल क्रिएट नहीं होने वाला। दे प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट। कार्टेल तब पर लगेगा जब सारे के सारी फर्म सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हूँ। अब यहां से एक एग्जांपल से 1 से लेकर 6 सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कार्टेल क्रिएट होना ही है ना, तो होंडा प्लस टोयोटा, अब ये कार्टेल लगाते हुए ना बड़े खूबसूरत लगेंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि दोनों के बिजनेसेस तगड़े हैं, तकरीबन करीब करीब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। होंडा भी गाड़ियां बना रहा है और
टोयोटा भी गाड़ियाँ बना रहा है। तो देखें वेल नोन टू ईच अदर, ये एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। देखो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मेथड, होंडा को पता है गाड़ियाँ कैसे बनाते हैं, टोयोटा को पता है गाड़ी कैसे बनाते हैं, तो ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। डोमिनेटिंग फर्म, ये दोनों डोमिनेटिंग फर्म है, तीसरा पॉइंट भी हो गया। कहता है प्रोडक्शन टेक्निक कॉस्ट ऑफ ऑल फर्म सिमिलर, प्रोडक्शन टेक्निक कॉस्ट ऑफ सिमिलर, ये भी सेम है। इन इलास्टिक डिमांड, आपको पता है होंडा की भी डिमांड इन इलास्टिक है, टोयोटा की भी डिमांड इन इलास्टिक है। दे प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट, तो देखें कार का कार्टल वर्सेस कार के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी का कार्टल करने जा रहे हैं बाइक के साथ, या गाड़ी का कार्टल करने जा रहे हैं एसी बनाने वाली कंपनी के साथ, या कार का कार्टल करने जा रहे हैं मोबाइल वाली कंपनी के साथ। प्रोडक्शन टेक्निक ही मैच नहीं करी तो इनके दरमियान कार्टल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ये वो कह रहा था कि प्रोडक्ट आर सिमिलर। 7 दे आर सिग्निफिकेंट बैरियर और एंट्री, कहता हाँ अगर आप कार्टल लगाना चाहते हो तो आपको मार्केट में बैरियर लगाना पड़ेगा ताकि कोई आकर कार्टल ब्रेक ना करे। मार्केट स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि कोई प्राइस वॉर, प्राइस राइवलरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। प्राइस वॉर क्या, इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट आपको टॉपिक में बताऊंगा प्राइस वॉर क्या। ठीक है। और अगर आप कार्टल लगाना चाहते हैं, नॉन इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए टू हिंडर कंक्लूजन, कंक्लूजन के अंदर रुकावट डालने के लिए हम, अगर गवर्नमेंट का मार्केट में कंट्रोल वीक है या नहीं है तो आराम से उनसे कार्टल लगा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करेगी, मुदाखलत करेगी तो कार्टल क्रिएट नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में ओलिगोपोली की डेफिनेशन पढ़ी, एग्जांपल्स पढ़ी, ओलिगोपोली के फीचर्स पढ़े, और हमने ओलिगोपोली के एक टाइप डिस्कस की, दैट इज द इंक्लूसिव ओलिगोपोली। ठीक है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम प्राइस कार्टल कैन बी हार्मफुल, कार्टल हार्मफुल कैसे होता है सोसाइटी के लिए ये डिस्कस करेंगे, नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करके हमारा ओलिगोपोली का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक नज़र मार लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।